क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, identify all the quadrilaterals that have a 4 sides of equal length। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को का नाम बताना है जिसमें जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो ए में यह है कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो बताओ भाई ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें कि चारों के चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। एक तो स्क्वायर होता है और दूसरा रोम्बस होता है। ठीक है, फर्स्ट है स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस। ठीक है, अब सेकंड बी वाले में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं भाई जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों? एक तो स्क्वायर होता है और दूसरा रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री या फिर आर राइट एंगल्स। तो पहला होगा हमारा स्क्वायर, दूसरा होगा रेक्टेंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज पहला अ क्वाड्रिलेटरल। पहला क्वेश्चन हमें इसमें पूछ रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉलीगन क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हमें मालूम है कि जो स्क्वायर है वो भी एक क्लोज्ड फिगर है और उसमें भी हमारे 4 ही साइड्स होते हैं, इसलिए स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल because it has 4 sides। ब्रैकेट में क्लोज्ड फिगर में जो है 4 साइड का तो कोई कुछ भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड फिगर है और उसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि हाउ अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। इसी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई स्क्वायर को पैरेललोग्राम हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ opposite sides are parallel, if opposite sides are parallel। और हमें पता है कि स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना। स्क्वायर में भी तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसीलिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो इसको हम यहां लिखते हैं स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम
because opposite sides of a square are parallel. Opposite sides of a square are parallel. ठीक है, एक बार देख लो भाई इसको। तो चलो भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। किसी भी स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों बोल सकते हैं। तो देखो भाई रोम्बस क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और हमें मालूम है कि स्क्वायर में भी चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे थर्ड वाले में, स्क्वायर इज ए रोम्बस। Square is a rhombus because all four sides are equal. All four sides are equal. ठीक है, स्क्वायर को हम रोम्बस इसलिए बोल सकते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब ध्यान दो भाई, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं। तो देखो रेक्टेंगल होता क्या है भाई, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके चारों के चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। तो सेम चीज स्क्वायर में भी तो होता है। स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल अगर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होगा ही, तो अगर चारों साइड्स इक्वल है इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल ही हैं। हमें तो बस ऑपोजिट साइड से मतलब है उसको रेक्टेंगल बोलने के लिए। ठीक है ना। तो चूंकि स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल because in square opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal, parallel and all the four angles are right angles. ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड इन स्क्वायर ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इन स्क्वायर like rectangle, in square like rectangle diagonals are also equal. Diagonals are also equal. ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। बात समझ में आ रही है भाई। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें क्या कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, whose diagonals, जिसके की डायगोनल्स, पहला नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई बताओ ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसके दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा फिगर होता है वो है स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल्स के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इसके अलावा रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखे भाई हम इसमें? एक लिखते हैं हम स्क्वायर, दूसरा लिखें रेक्टेंगल और तीसरा लिखें रोम्बस। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैरेललोग्राम, हाँ देखो भाई एक छूट रहा है। पैरेललोग्राम भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं भाई। तो यहां पे पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। सेकंड है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are perpendicular bisectors of each other, perpendicular bisector। अब हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो ऐसे सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं भाई, एक होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में ही जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे लिखें जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई? एक होगा स्क्वायर और दूसरा होगा रोम्बस। ठीक है, ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट है। और थर्ड क्या है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are equal। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसमें जो दोनों डायगोनल्स हों वो इक्वल होने चाहिए। एक तो ऐसे कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल ही ऐसा दो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों के दोनों डायगोनल जो है हमारे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो पहला हो सकता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है। और सेकंड है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स है दोनों उनका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो एक बार देख लो भाई सब लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल जो है उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो भाई, हमने जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तब हमने बताया होगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो फिर से बता दे रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तब बोल सकते हैं जब अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा वो लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है, कोई भी दो पॉइंट जिसको मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा उसका अगर थोड़ा सा भी हिस्सा उस फिगर के बाहर जाता है तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएं, एक रेक्टेंगल सपोज जैसे हमने बनाया, अब अगर हम इसमें कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट तुम अपनी मर्जी से ले लो, सपोज हमने एक यहाँ पे ले लिया, एक सपोज इस कॉर्नर पे ले लिया, और अगर हम इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें तो हमें ये एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। अब ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर ही है, इंटीरियर में है। ठीक है ना। तो चूंकि कोई भी पॉइंट अगर हम सपोज यहाँ पे ले ले, एक यहाँ पे ले ले और इन दोनों को भी मिला ले, जो दोनों पॉइंट्स हम लेंगे वो दोनों पॉइंट्स रेक्टेंगल के अंदर में ही होने चाहिए भाई, कोई भी पॉइंट बाहर का नहीं लेना है। जो भी दो पॉइंट्स हम चूज करेंगे वो दोनों के दोनों पॉइंट्स उस फिगर के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स हमारे इस फिगर के अंदर ही है, हमने इसको भी मिला दिया, तो ये जो लाइन है वो पूरा का पूरा उस रेक्टेंगल के अंदर आता है। इसलिए ये जो रेक्टेंगल है इसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंस इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, since in a convex quadrilateral any line segment if नहीं, since in a convex quadrilateral any line segment between any two points inside the quadrilateral in a convex quadrilateral any line segment between any two points inside the quadrilateral lies inside the same quadrilateral। ठीक है। मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी अगर हम दो पॉइंट्स ले लें और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट है अगर वो पूरी तरह से इनसाइड है, लाई करता है इनसाइड द सेम क्वाड्रिलेटरल, तभी हम उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और सेम चीज रेक्टेंगल में भी अप्लाई होती है। रेक्टेंगल में भी जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कोई सा भी अगर हम दो पॉइंट ले ले तो वो जो है लाइन सेगमेंट उस रेक्टेंगल के अंदर ही आता है, इसलिए रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो भाई, लास्ट एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे हमने एंगल बी जो है उसको हमने 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। अब कह रहा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। यानी कि ये जो O है वो किसका मिड पॉइंट है भाई? ऑपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज है। तो इस हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो हमारा O है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। O जो है वो A से B से और C से इक्विडिस्टेंट पे क्यों है? यानी इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे क्यों है? O का A से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस O का B से है और उतना ही डिस्टेंस O का C से है। तो ऐसा क्यों है, यही हमें इसमें बताना है। तो देखो भाई, इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट A से, ये जो वर्टेक्स A है, इससे हम एक लाइन खींचेंगे। लेकिन वो लाइन कैसी होगी भाई? पैरेलल लाइन होगी। और किसके पैरेलल होगी? ये जो लाइन BC है इसके पैरेलल होगी। हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने एक लाइन खींच दिया, ये जो कि BC के पैरेलल है, और यहां से फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और वो परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए इस AB के वो क्या होगी भाई? वो पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी तो हमारा परपेंडिकुलर है। अब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो AB, इसको अगर नाम दे दें D, तो देखो भाई AD जो है वो BC के पैरेलल होगा और AB जो है वो BC के पैरेलल होगा। और जैसे ही ये पैरेलल होगा तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा भाई? पैरेललोग्राम माना जाएगा। और जब भी ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम होने के लिए ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों जो एंगल्स हैं वो भी हमारे 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे भाई? क्योंकि AD जो है वो BC के पैरेलल है, और ये जो एंगल है ये वाला, और ये एंगल B जो है वो को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AB। बात समझ आ रही है? और हमें पता है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाले को भी 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। क्लियर? तो अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, और इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? रेक्टेंगल कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। और अगर हम इस B को O से होते हुए इस B से मिला दें तो ये AC और BD हमारे डायगोनल माने जाएंगे, ठीक है। AC और BD हमारे डायगोनल्स माने जाएंगे। और हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। और इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA और OC हमारे बराबर होंगे, इसी तरह OB और OD भी बराबर होंगे। इसके अलावा एंड OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। बात समझ आ रही है? तो अगर अब देखो भाई ये OA और OC बराबर हो गया, OB और जो है वो OD के बराबर हो गया। अब हमें दिखाना क्या है? OA, OB और OC ये दोनों तो बराबर है, हमें दिखाना है कि ये दोनों इस OB के भी बराबर है। क्लियर? तो
अब क्या करेंगे, देखो AC जो है वो BD के बराबर तो है ही, हम दोनों तरफ 1/2 से इंटू कर देते हैं। 1/2 से इंटू कर दे अगर तो 1/2 AC इज इक्वल टू 1/2 BD हो जाएगा, है ना। अब 1/2 AC का मतलब AC का हाफ, तो AC का हाफ जो होगा उसको हम OA या फिर OC कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज हमने OA लिख दिया और हाफ ऑफ BD यानी कि BD का हाफ, तो BD के हाफ को हम ये OB लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस हाफ BD को हम लिखते हैं OB, ठीक है। अब देखो भाई OA जो है OB के बराबर हो गया और हमें मालूम है कि OA जो है वो OC के भी बराबर है। इसका मतलब यहां से और यहां से इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं भाई कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस तीनों इक्वल है, तीनों इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि हमें OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलो भाई आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो ऑफ करते हैं भाई।